जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट छोटा अमल अजीम सवाब का। छोटा अमल अजीम सवाब आप सभी जानते हैं कि कुरान पाक की सूरत है। आज का हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिस सूरा का नंबर आया है वो सूरा नंबर 39 है। सूरा नंबर जुमर, कुरान पाक की सूरा जुमर उसका नंबर आया है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सूरा नंबर 39 कुरान पाक की। और उससे पहले खूबसूरत हदीस रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और 12 आपने कई बार इसको सुना भी होगा कि आप फरमाते हैं कि जब बच्चे को मदरसे ले जाते हैं, जब बच्चे को मदरसे ले जाते हैं और उस्ताद उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाता है तो खुदा उसके वालिदैन को जहन्नुम की आग से बचा लेता है। सुभान अल्लाह। वही मैसेज जो रोज़ हमारा होता है कि अपने बच्चों को, बल्कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि अपने घर वालों को, खुद समेत सबको जो है वो कुरान पाक की तालीम दें और कोशिश करें कि कुरान पाक की तिलावत को अपनी रूटीन में लेकर आएँ। और जब आप बच्चों को, क्या खूबसूरत हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब बच्चे को मदरसे ले जाते हैं और उस्ताद फ़कत उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाता है तो परवरदिगार आलम उसके वालिदैन को जहन्नुम की आग से बचा लेता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए, कुरान पाक की तिलावत सीखने के लिए। जी नाज़रीन, पढ़ते हैं आप सूरा नंबर 30 जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सूरा नंबर 39 सूरा नंबर जुमर। और उसके बारे में जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरा की तिलावत करे और तिलावत को ज़बान पर आसान समझे तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत का शर्फ अता फरमाएगा और माल, ख़ानदान और अक़वाम के बग़ैर ही उसे अज़ीज़ समझेगा और हर देखने वाली आँख में उसके लिए बुज़ुर्गी अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। सूरह जुमर की अगर आप तिलावत करेंगे सूरह नंबर 39 कुरान पाक की तो परवरदिगार आलम जो है आपको हर देखने वाली आँख में उसके लिए आप यानी कि आपके लिए बुज़ुर्गी इनायत फरमाएगा। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरा की तिलावत करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके जिस्म को आग पर हराम करार देगा। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आप कभी भी जो है वो जल कर नहीं मरेंगे या आग आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी अगर आप सूरा नंबर 39 सूरा नंबर जुमर की तिलावत करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके जिस्म को आग पर हराम करार देगा। आगे बढ़ते हैं। रहमतुल आलमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरा की तिलावत करेगा तो तमाम अंबिया और सिद्दीक इसकी नमाज जनाजा में शरीक होंगे और इसके लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। सुभान अल्लाह। कि आपकी नमाज जनाजा में तमाम अंबिया और सिद्दीक शरीक होंगे और ना सिर्फ शरीक होंगे बल्कि आपके लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। और ये है सूरा नंबर 39 सूरा नंबर जुमर के फ़ज़ाइल। और आगे रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो शख्स भी इस सूरा की बाकायदगी से तिलावत करेगा, जो शख्स भी इस सूरा की बाकायदगी से तिलावत करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन उसको नाउमीद नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वही बात है कि रश्क आता है एक एक हदीस को पढ़कर कि कुरान पाक में हमारे लिए कितनी फजीलतें और कितनी बरकतें छुपी हैं जिसका इल्म नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इल्म होता चला जा रहा है। इन तमाम हदीसें जब आप सुनते हैं ना तो आप बिलीव करें कि आपके दिल में एक रूहानियत ज़िंदा होती होगी और आपका दिल करता होगा कि चलें आज से हम भी कुरान पाक की तिलावत करें। और एक मोहब्बत जो है वो आपको खींच के लेके जाती होगी कुरान पाक की तरफ कि देखें कि हम किस तरफ भाग रहे हैं। दुनियावी चीज़ों में पड़े रहते हैं, ये रिश्तेदारी, ये पैसा, ये माल, ये शादी, ये बिया, मतलब अपनी ज़िंदगी में अगर देखिए कुरान पाक में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। दुनिया की तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, उसका हल उसमें मौजूद है। हर सूरा आपको बता दी गई है और आगे भी बेशुमार सूरतें आपको बताई जाएंगी। और ना सिर्फ दुनिया की तमाम मुश्किलात का हल बल्कि आपकी आखिरत, आपकी नमाज जनाजा, आपकी कब्र, क़यामत का दिन, हर मरहले में आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं, कितनी बरकतें हैं, कितनी फ़ज़ाइल जो है वो मौजूद हैं आपके लिए। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और ज़रूर कुरान पाक की तिलावत को, यही रोज़ मैसेज होता है कि अपने रूटीन में जो है इसको शामिल करें।
आगे बढ़ते हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरह की तिलावत करेगा, सूरह ज़ुमर की तिलावत करेगा, सूरह नंबर 39 की तिलावत करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहिश्त में इसके लिए 1000 शहर तामीर करवाएगा। हर शहर में 1000 महल होंगे और हर महल में 100 हूरें होंगी। इसके अलावा 2 चश्मे अमूमी, 2 चश्मे दरख्तों के नीचे, और इसके अलावा 2 सर सब्ज़ खुरम चश्मे जारी करेगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें और मेवे अता करेगा, और हर मेवा 2 किस्म का होगा। इसका एक जायका दुनियावी और दूसरा आखिरवी होगा। सुभान अल्लाह। नसीम बहिश्त से ये हदीस आपके साथ शेयर हुई है और ये फ़ायदे, ये फ़ज़ाइल थे सूरह नंबर 39 कुरान पाक के। आगे बढ़ते हैं सूरह नंबर 40, जिसे सूरह नंबर मोमिन भी जिसे सूरह मोमिन भी कहा जाता है और सूरह गाफिर भी कहा जाता है। सूरह मोमिन के नाम से भी मंसूब है और सूरह गाफिर के नाम से भी मौसूम किया गया है, दोनों इसके नाम हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी इस सूरह की तिलावत करेगा, जो भी सूरह मोमिन की हर रात तिलावत करेगा, तो खुदा इसे इब्तिदा से आखिर तक के तमाम गुनाह बख्श देगा और इसे बातक़वा बनाएगा और इसकी आखिरत को दुनिया से बेहतर बनाएगा। सुभान अल्लाह। अगर आप सूरह नंबर 40 कुरान पाक की जो है इसकी तिलावत करेंगे, सूरह गाफिर भी कहते हैं, सूरह मोमिन भी कहते हैं, इसकी तिलावत करेंगे तो परवरदिगार आलम आपके इब्तिदा से आखिर तक के तमाम गुनाह बख्श देगा, बातक़वा बनाएगा और आखिरत को दुनिया से बेहतर बनाएगा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं कि नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन ये फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरह की तिलावत करेगा, सूरह मोमिन की तिलावत करेगा, तो खुदा अपनी रहमत से इसकी उम्मीद कता नहीं करेगा और खुदा से डरने वालों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। कि अपनी रहमत से परवरदिगार आलम इसे उम्मीद नहीं करेगा और फिर इसे खुदा से डरने वालों का अजाब भी इनायत फरमाएगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरा को लिखकर दीवार या बाग में रख दे तो वो बाग हरा भरा और फलदार हो जाएगा और अपने वक्त का खूबसूरत बाग होगा। ये इन लोगों के लिए कि जिनके बिजनेस हैं, आम के बागात हैं और फलों के बागात हैं और वो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए आप इस सूरह को लिख के अपने खेत में लगाएं तो फिर आपके फलों को भी फ़ायदा होगा और आपका बाग भी हरा भरा होगा। उसके बाद घर और दुकान की खैर व बरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सूरह जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, अपनी अहमियत रखती है। और रहमतुल्लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरह को लिख कर घर या मकान में रखेगा तो इसमें खैर व बरकत भी कसरत से होगी और दुकान में ख़रीदो फरोख्त भी कसरत से होने लगेगी। घर में रखेंगे तब भी खैर व बरकत होगी, दुकान में रखेंगे, कोई कारोबार है तो वहाँ भी कसरत से, रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि कसरत से खैर व बरकत होगी। कि जो सूरह नंबर 40 सूरह गाफिर सूरह मोमिन को लिख कर जो है घर में या दुकान में रखेगा, घर में भी खैर व बरकत होगी और जैसा कि फरमाया कि दुकान में भी ख़रीदो फरोख्त जो है वो कसरत से होने लगेगी। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जो सोते वक्त इस सूरह की तिलावत करे या इस पर इस सूरह की तिलावत की जाए या लिखी हुई सूरह इसके पास हो तो इसका दीन मजबूत और यकीन जो है वो कवी होगा और इसके मर्तबे में इज़्ज़त, मुल्क और सल्तनत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। यानी कि इज़्ज़त और मुल्क मिलना, इस सूरह का ये भी एक फ़ायदा आपके सामने है कि जो सोते वक्त इस सूरह की तिलावत करे या इस पर इस सूरत की तिलावत की जाए या लिखी हुई सूरह इसके पास हो तो इसका दीन मजबूत, यकीन कवी और इसके मर्तबे में इज़्ज़त, मुल्क और सल्तनत नसीब होगी। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सोते वक्त इस सूरह की तिलावत करे या इस पर इस सूरह की तिलावत की जाए या लिखी हुई सूरह इसके पास हो तो इसकी हालत उम्दा हो जाएगी और इसे अल्लाह की तरफ से रहमत और मग़फ़रत मिलेगी। सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर हुई है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह मोमिन की तिलावत करेगा तो तमाम अंबिया, सिद्दीकीन और मोमिनीन की अरवाह इस पर दुरूद व सलाम भेजेंगे और इसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर हुए हैं सूरह मोमिन के सूरह नंबर 40 कुरान पाक की। और आगे बढ़ते हैं सूरह नंबर 41 सूरह नंबर 41 जिसे कि सूरह सजदा भी कहा जाता है और जिसे कि सूरह फुस्सिलत भी कहा जाता है। दोनों सूरतों के नाम से मंसूब है, सूरह सजदा और सूरह
फसीलत जो है दोनों नाम है इस सूरह के। सूरह नंबर 41 कुरान पाक की। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस शख्स सूरह सजदा की तिलावत करे तो क़यामत वाले दिन इसके लिए ये सूरह खुशहाली का जो है मुअज्जब बनेगा और इसके लिए ऐसा नूर ज़ाहिर होगा कि ताहद निगाह देखा जा सकेगा और वो इस दुनिया में उम्दा ज़िंदगी का मालिक होगा और दूसरों के लिए इसकी आरजू करने वाला होगा। सुभान अल्लाह, क्या ही खुशहाली का रीज़न्स बताया है कि ये सूरा अगर आप पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन इसके लिए ये सूरा खुशहाली का मुअज्जब बनेगा। सुभान अल्लाह। इसके बाद रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी हर आयत के हुरूफ की तादाद के लिहाज से 10 नेकियां अनायत फरमाएगा, 10 नेकियां अता करेगा। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा को किसी बर्तन में लिखे और बारिश के पानी से धोकर, जो इस सूरा को किसी बर्तन में लिखे और बारिश के पानी से धोकर सुरमाए चश्म बनाए और आंखों में लगाए तो इसकी तमाम अमराज चश्म दूर हो जाएंगे और वो फिर दोबारा अमराज चश्म में मुब्तला नहीं होगा। और अगर सुरमा ना हो, सिर्फ इसके पानी को आंखों में डाले या धोए तो तब भी खुदा के हुक्म से इसके तमाम अमराज चश्म जो है वो जाते रहेंगे। दोबारा रिपीट कर दूं, इमाम जाफर सादिक आँखों का कोई भी मसला है, बीमारी है, कुछ भी परेशानी है आँखों को लेकर, उसके लिए इस सूरा के फ़ायदे बताते हैं कि आप अगर इस सूरा को किसी बर्तन में लिखें और बारिश के पानी से धोकर सुरमा चश्म बनाएं और आँखों में लगाएं तो इसकी तमाम अमराज चश्म दूर हो जाएंगी और फिर दोबारा अमराज चश्म में मुब्तला नहीं होगा। और अगर सुरमा ना हो, सिर्फ आँखों इसी पानी को आंखों में डाले या धोए तब भी खुदा के हुक्म से तमाम अमराज चश्म जो है वो जाते रहेंगे। और उसके बाद सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कोई भी ऐसी रात ना थी कि जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह की तिलावत के बगैर सोए हों। सुभान अल्लाह की ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि कोई भी ऐसी रात ना थी। तफसीर रूह से ये बयान कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी रात ना थी कि जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह की तिलावत किए बगैर जो है वो सोए हों। तो नाज़रीन, आज तक के लिए छोटा अमल अजीम सवाब में बस इतना ही। कल मज़ीद सूरतों के साथ आपकी खिदमत में इस सेगमेंट में हाजिर होंगे। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ताज़ा तरीन खबरों में इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब कराची में हैं और कल से उनका दौरा कराची उसका आगाज़ हुआ, हंगामी खेज़ आगाज़। और उसके बाद इस वक्त भी वो काबीना के इजलास में खिताब कर रहे थे और उसमें भी बहुत से ऐसे इक़दाम उठाने का अंदिया दे रहे थे कि इससे कराची का जो है वो वापस बहाल हो जाएगा। कल उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में को उन्होंने मदऊ किया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ सियासी जो लोग हैं उनसे मुलाकात में उनकी राय को भी उन्होंने सुनने की कोशिश की है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि कराची में शिया किलिंग जो बहुत ज़्यादा और बहुत अरसे से जारी है, किसी भी सियासी मजहबी शिया तंजीम को बुलाने तक की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। इस पर तमाम जो शिया तंजीमें कराची की है वो एहतजाज कर रही हैं कि क्या कराची में जो मोमिनीन की किलिंग है, आए दिन जो धमाके होते हैं और बहुत अहम तरीन शख्सियात इस किलिंग का निशाना बन चुकी हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन लोगों को इस काबिल नहीं समझते कि उनसे भी उनके ख्यालात जाने जाएं, या वो किसी कुव्वत से डरते हैं? तो ये तमाम सवालात अब ज़हन में उठते हैं। बहरहाल वो कल से तकरीबन हर टीवी चैनल पे मौजूद है और उनका ये कहना है कि भरपूर ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी और MKM को ऑन बोर्ड ले। 450 किलर्स के होते हुए कराची के हालात ठीक नहीं हो सकते। उनका मकसद यही था कि 450 जो किलर्स हैं वो उनको ख़त्म करके ही दम लेंगे। कराची में फ़ौज बुलाना अभी दूर की बात है। पुलिस में सिफारिश और पैसे लेकर भर्तियां की गई और कल कुछ इस तरह भी हुआ कि आज का जो काबीना का इजलास था उसमें खुसूसी तौर पे दावत दी गई थी एक दिन कौमी असम्बली के फ्लोर पर फारूक सत्तार साहब को कि वो भी काबीना इजलास में, क्योंकि कराची की अगर बात होगी और MKM की नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं होगी या उनकी कोई बात या उनकी कोई से नहीं सुनेगा तो फिर कराची के हालात ठीक करना बहुत दूर की बात होगी। तो वहाँ पर इस्लामाबाद में दावत ज़रूर दी गई फारूक सत्तार साहब को कि जब मियां नवाज शरीफ साहब कराची में जाएंगे तो MKM की तरफ से फारूक सत्तार साहब को खुसूसी तौर पे
उस काबीना इजलास में बुलाया जाएगा और उनकी भी बातचीत सुनी जाएगी। उनकी नज़र में इस तमाम खराबी की क्या वजूहात है वो जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दीगर जो सियासी जमातें हैं, दीगर दबाव की वजह से फारूक सत्तार साहब का जो दावतनामा था उसको मनसूख किया गया और उसके बाद फिर MQM की तरफ से भी ये कहा गया कि वो भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से अलहदा 1-to-1 कोई मुलाकात नहीं करेंगे। हैदर अब्बास रिजवी साहब ज़रूर एक इज्तिमा या सियासी जो दीगर कायदीन वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ वो भी थे, लेकिन अलग से MQM की तरफ से कोई भी मुलाकात नहीं की गई। एक ऐसा सिलसिला है, वज़ीर आज़म 2 दिन से है और 2 दिन से अभी तक कराची में तकरीबन 18 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें मोमिनीन की भी बहुत बड़ी तादाद है। और मजलिस वहादत मुस्लिमीन सिंध के रहनुमा अल्लामा सादिक रज़ा तकवी ने वज़ीर आज़म के होते हुए 3 शिया अमायदीन के कत्ल की मज़म्मत की है और उन्होंने इस चीज़ की भी मज़म्मत की है कि वज़ीर आज़म की तरफ से किसी शिया तंजीम को दावत क्यों नहीं दी गई। तो ये बहुत सी बातें हो रही हैं और ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी MQM की जो क़यादत है, एक तरफ गवर्नर साहब उनके तस्वीर में आप देख रहे होंगे और एक तरफ जो है हमारे वज़ीर आला साहब कायम अली शाह साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो वैसे बज़ाहिर तो लग रहा है और कह भी रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं सियासत करने नहीं आया और सिद्ध के दिल से वो कराची के हालात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक सियासत ये नज़र आ रही है कि वो अभी तक कोई वाज़ेह स्टेप अभी तक उन्होंने ये नहीं किया कि ये वफाक की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा। वो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी MQM को भी ऑन बोर्ड दिया जाएगा और इसका ये लग रहा है कि वो पूरा इस बात पे तुले हुए हैं कि पहले ये जो दोनों हुकूमतें या दोनों सियासी जमातें जिन्होंने काफ़ी अरसा सिंध में हुकूमत की है और अब भी पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो अपने आप को ये साबित करके बल्कि ये हैंड्स अप कर दें कि हमसे ये कराची के जो हालात हैं वो ठीक नहीं होंगे और फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो आएँ और कहें कि अब जो ये दोनों जमातें हैं इनकी कोई कारकर्दगी या इनकी कोई भी अच्छाई जो है आपके सामने नहीं है, तो अब वफाक जो है वो पूरी एक स्टेप लेगा कराची के हालात को ठीक करने में। गो के कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी सियासत नहीं की जाएगी, लेकिन एक सियासत ये नज़र आ रही है कि अभी तक जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो चाह रहे हैं कि जो ख़राबी है या जो भी कमियां हैं, जो खून खराबा है वो पीपल्स पार्टी और MQM के गले पड़ता रहे और आवाम को कुछ और देर इन दोनों पार्टियों के असल चेहरे नज़र आए। जिस तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ टाइम दिया और इवन 2 महीनों में ही उसी आवाम ने सुनामी जो सैलाब था या क्या था उसका 2 महीनों में ही तिया पांचा करके गुलाम अहमद बलोर साहब NA1 से वो कामयाब हो गए। तो पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो इतनी देर इंतज़ार नहीं करते, इतनी देर वो अपने आप को पाबंद नहीं रखते कि फ़लाँ शख्सियत है इसकी हम पूजा ही करते चले जाएं या इनके आगे हम बिक गए हैं। तो उन्होंने 2 महीनों में ही उस हुकूमत के हवाले से थोड़ी सी बेजारी का इज़हार किया है। गो के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं जो इंतज़ामिया में मौजूद है, हुकूमत में मौजूद है, उनका कहना है कि हम कुछ उससे सबक हासिल करेंगे और जो काम करने वाले हैं उसको हम तेज़ी से थोड़ा सा उसकी जानिब बढ़ेंगे। तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है। बाकी रही बात सिंध की, तो 2 दिन सिंध में उनको हो चुके हैं, तमाम जो इजलास हो गए हैं, फ़ोटो सेशंस हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, सियासी जमातों के अमायदीन वहाँ पर आए हैं। लेकिन आज की भी एक खबर थी कि कारसाज कराची में नेवी कैप्टन नदीम जो है वो दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए। तो वहाँ पर वर्दी वाले वो खुद महफूज नहीं हैं और जो सिविलियन अफराद हैं वो कितने महफूज हैं आप सब जानते हैं। रोज़ाना 8-10 जो है वो शहादतें होती हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि इन 8-10 शहादतों के बाद अगर किसी पुलिस वाले से, अफसर से पूछा जाए कि आपने इस हवाले से क्या इक़दाम किए, तो उनका जवाब मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने क्या बयान दिया। एडिशनल IG जो हैं उनका ये कहना था कि 2 करोड़ के जो शहर है 8-10 लाशें रोज़ की गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। एडिशनल IG साहब का ये कहना था, गुलाम कादर साहब उनका नाम है, कि 2 करोड़ के शहर में रोज़ाना 8-10 कत्ल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर पुलिस वाला और IG जिनका ये काम है कि वहाँ के शहरों की हिफाजत करना, तो फिर उनकी नज़र में 2 करोड़ में 8-10 शहरी रोज़ाना मारे जाना कोई बड़ी बात ही ना हो, तो फिर ये इस तमाम खेल का, तमाम ड्रामे का क्या मकसद है। जब आपके जो रोकने वाले इदारे हैं, बचाने वाले इदारे हैं, उनके सरबराह का ये पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो फिर नवाज शरीफ साहब कितनी भी अपनी तेज़ी दिखाएं, सियासी जमातें कुछ भी कर लें, जब अफसरान का ये हाल होगा तो फिर आप और हम जो है वो कितने जो है वो उसकी मुतलाशी हो सकते हैं। उसके इंतज़ार में हम कितनी और जाने गंवा दें, तो तब कहीं जाके उनकी नज़र में कुछ हालात ख़राब नज़र होंगे।
تو یہ بات ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب کی غلام قادر صاحب کی کہ 8-10 قتل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ فی الحال فوج کے حوالے نہیں کیا جائے گا, رینجرز ہی اپنے کام کو جاری رکھیں گے. تو 450 کلرز کو انہوں نے بتایا کہ 450 کلرز سے کراچی کے حالات ٹھیک ہوں گے, لیکن سندھ ہی کے جو سابقہ چیف جسٹس تھے ان کا کہنا تھا کہ 135 سزائے موت کے قیدی کراچی کی جیلوں میں موجود ہیں. تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا کچھ بھی کہنا نہیں تھا کہ جو قیدی موجود ہیں جو اس کلنگ میں بالکل پائے گئے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یا ان پر کئی قتل جو ہیں وہ ثابت ہو گئے, وہ بھی ابھی تک سزائے موت کے منتظر ہیں. تو یہ اب جب کوئی سزا کا عمل شروع نہیں ہوگا تو نئے آنے والے جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے راستے بالکل ہموار ہیں, جیلیں ٹوٹ رہی ہیں اور بالکل گلی گلی محلے محلے سمجھے کہ ایسی فیکٹریاں لگی ہیں. اب تو وہاں پہ کاروبار یہ ہے, اغوا برائے تاوان ایک بہت بڑا کاروبار ہے کراچی میں یا پاکستان میں, اور میچوں پر جو جوا ہے ایک یہ بڑا کاروبار ہے. اور کوئی کاروبار پاکستان میں نہیں چل رہا, یا تو میچز ہوتے ہیں, کہیں بھی میچز ہو وہاں پر پیسے لگا لیتے ہیں لوگ, ایون خواتین اس جموں میں شامل ہوتی ہیں, خواتین جو ہیں اپنے زیورات بیچ کے سب کچھ کرا کے وہ میچوں پہ جوا لگاتی ہے, پیسے لگاتی ہے. ایک تو یہ کاروبار ہو گیا, اور جس کے پاس کوئی پسٹل ہے, کوئی بندوق ہے, اور 4-5 اگر وہ دوست ہیں وہ تو یا مل کے کوئی بینک لوٹ لیتے ہیں, کسی گاڑی کو لوٹ لیتے ہیں, کسی بچے کو اغوا کر لیتے. تو یہ ایک ایسی کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے, ایک اغوا برائے تاوان اور ایک جوا فکسنگ یا میچ فکسنگ کے حوالے سے جو بھی ان کا کاروبار ہے, جو بھی ان کا دن دہاڑی لگ جاتی ہے, کبھی کما لیے کبھی ان کے ختم ہو گئے. تو یہ ہمارا کاروبار ہے اس وقت. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اسی انتظار میں ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو حکومتیں وہاں پہ کام کرتی رہی ان کو مزید ذلیل و رسوا کیا جائے, اور وہاں جا کے کچھ 2 دن گزارے جائیں اور کہا جائے کہ ہم بہت ہی زیادہ اچھے کام کرنے والے ہیں, اور ایک بس دورہ کر کے وہ واپس آ جائیں گے. روزانہ 8-10 جو قتل ہو رہے ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. خدا نخواستہ انہی 8-10 قتلوں میں کوئی حمزہ شہباز شریف ہوں, بلاول بھٹو ہوں, مونس علائی ہوں, یا کچھ اور ایسے لوگوں کے بڑے بڑے شہزادے ہوں, ان 8-10 لوگوں میں تو شاید ان کو تھوڑا سا فرق محسوس ہو. اب ان ماؤں کا کون پرسان حال ہے جو ان کا گلی چلتے ہوئے ایک نوجوان جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, کوئی کاروبار میں اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہی ہے, کوئی آیا ہے فائرنگ کر کے چلا گیا ہے, ان کا کون مددگار ہے, کون ان کا حامی ہے. تو یہ بڑے لوگوں کو جب تک خود کو کوئی غم یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو یہ چھوٹے لوگوں کے غم میں شامل نہیں ہوں گے, ویسے ہی جائیں گے, ویسے ہی فوٹو سیشنز کر کے واپس آتے رہیں گے, اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کچھ گرفتاریاں ہوں گی, میں بھی رینجرز کی طرف سے دوبارہ آپریشن ہوگا, لیکن اس آپریشن کو کیا ادھورا چھوڑ دیا جائے گا یا واقعی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا, اس حوالے سے بہت سے سوال نشان ہیں. بہت سے لوگ آئے, بہت سے گئے, لیکن کراچی بتدریج جو ہے وہ اپنے گہرے کھڈ کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے, اور بجائے روشنیوں کے وہ مزید اندھیروں کی طرف گامزن ہے. مجلس وحدت مسلمین کا میں نے آپ کو بیان بتا دیا, اور اس کے علاوہ طریق نفاذ فقہ جعفریہ کا طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے کہ کراچی کو بچانا دراصل پاکستان کو بچانا ہے. تو بالکل کراچی پاکستان کی شہ رگ ہے, تو کراچی کو بچائیں گے تو پھر پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ بھی قائم رہے گی. ایک خبر صدر زرداری کے حوالے سے کہ صدر زرداری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے. سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی گئی کہ کیونکہ 8 ستمبر کو زرداری صاحب کا عہدہ ختم ہو رہا ہے, صدر وہ نہیں رہیں گے, تو اگر وہ فرار ہو گئے تو ذمہ دار کون ہوگا, کیونکہ ان پہ بہت سے کیسز ہیں. بحیثیت صدر ان کو استثناء حاصل تھا, تو جب وہ صدر نہیں رہیں گے تو تمام کیسز جو ہیں اس درخواست گزار کے مطابق وہ کیسز کو اوپن کیا جائے, اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ملک سے باہر نہ جانے دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. تو اس کی سماعت بھی اب سپریم کورٹ میں ہوگی. جسٹس مقبول باقر جو پچھلے دنوں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس تھے, ان پر حملہ کیا گیا, اب ان کو ترقی دے کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر کیا گیا ہے, اور جو موجودہ چیف جسٹس تھے ان کو سپریم کورٹ میں ایک جج کی حیثیت سے وہاں پر بلا لیا گیا ہے. تو جسٹس مقبول باقر صاحب کو ایک بہت ہی محنتی اور بہت ہی انصاف پسند یہ جج رہے ہیں, اور ان کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف بنانا ایک بہت ہی اچھی بات ہے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو اپنے اقدامات یا جو بھی دشمن ان کے پیچھے لگے تھے ان کی جان لینے کی در پہ تھے, شاید وہ انہی اقدامات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دیا ہے, اور طاقت بھی دی ہے, اور عہدہ بھی دیا ہے, ترقی بھی دی ہے کہ آپ اپنے کام جاری رکھیں. امید ہے
کہ باقر صاحب جو ہے مقبول باقر صاحب وہ اپنے ایسے صحیح کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. قاتل جو ہے موت زندگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا شدید حملہ تھا کہ ان کے ارد گرد جو ان کے حفاظت پر معمور 8 پولیس والے تھے وہ شہید ہو گئے تھے, لیکن اللہ نے شاید کچھ اور کام لینے کے لیے ان کو زندگی یا مہلت دی ہے. تو ہم ان سب کی امیدیں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ دیکھیں گے کہ کراچی میں اور سندھ میں جو بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عیاشیاں کریں جیلوں میں, شاید وہ پھندے جو ہیں ان کے گردنوں تک وہ پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. ہماری سب کی دعائیں مقبول باقر صاحب کے ساتھ ہیں. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی کا انتخابی اتحاد ہوگا. تو اب یہ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پنجاب ایک نون لیگ کا, اب دیکھیں کہ پچھلی دور حکومت میں بھی وزیر اعلیٰ انہی کا تھا, اب بھی انہی کا ہے, اب وفاق میں بھی ان کو پورا کنٹرول حاصل ہے. تو ہم اکیلے اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بلدیاتی انتخابات میں یہ تینوں جماعتیں تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر نون لیگ کا مقابلہ کریں گی. کچھ انٹرنیشنل خبروں میں روس نے اپنے شہریوں کو ایسے ممالک کا سفر کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ جن کا امریکہ کے ساتھ ملزموں کی تحویل اور تبادلے کے معاہدے ہوں. تو روس کو یہ فکر ہے کہ اگر ہمارے شہری کسی ایسے ملک میں چلے گئے اور دوسرا ملک اٹھا کے اس کو امریکہ کے حوالے کر دے تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ایسے ملکوں میں نہ جائیں جہاں جن ملکوں کے معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ وہ ملزموں کا آپس میں تبادلہ کر سکیں. ملالہ یوسفزئی نے برمنگھم میں یورپ کی سب سے بڑی لائبریری کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے. اس لائبریری میں تقریباً 10 لاکھ کتب ہوں گی, اور ملالہ یوسفزئی پچھلے سال اکتوبر میں مینگورا میں ان پر حملہ ہوا. بہت بڑی تاریخ یا بہت سی ان پر یہ کچھ الزامات بھی ہیں کہ جی وہ ایجنٹ ہے, امریکہ کی ایجنٹ ہے, باہر کی ایجنٹ ہے, اور ایسی ایجنٹ جو ایک عام اسکول وین میں ان کو حملے کا نشانہ بنایا گیا, اور بالکل ایسی جگہ پہ گولی لگی کہ بالکل ان کا اگر 1-8 انچ کا فرق ہوتا تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی. بہرحال وہ آئی ہیں, بچ گئی ہیں, اور یہاں پر ویسٹ میں ان کی بہت پذیرائی کی جا رہی. پچھلے دنوں UNO میں بھی انہوں نے خطاب کیا تھا, اور اب برمنگھم میں ایک یورپ کی بہت بڑی لائبریری کا انہوں نے افتتاح کیا ہے. تو ملالہ یوسفزئی اس وقت پیش ہے پاکستان کا یا ایک خاتون یا ایک عورت کا نام یا ایک بچی کا نام آگے پیش کرنے میں. سونیا گاندھی ایک دورے پر تھی امریکہ کے, اور اپنے طبی معائنے کے لیے وہ امریکہ گئی تھی, لیکن وہاں پر ان کے اوپر ایک کیس جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے. 1984 میں سکھوں پر حملہ کرنے کے الزام میں اکسانے پر ان پر کیس کیا گیا ہے, اور عدالت نے, نیو یارک کی ایک عدالت نے سونیا گاندھی کو طلب کیا ہے. ابھی فی الحال یہ تاریخ مجھے کسی بھی میڈیا میں نظر نہیں آئی کہ کس تاریخ کو ان کو طلب کیا ہے. بہرحال سونیا گاندھی جو امریکہ میں علاج کے لیے گئی تھی, ان پر سکھ گروپ نے ایک الزام لگایا کہ 1984 میں سکھوں پر حملے کے حوالے سے انہوں نے کچھ اکسایا تھا, یا ان کی بھی کچھ خدمات یا ترغیبات موجود تھیں. اس پر نیو یارک کی ایک عدالت نے سونیا گاندھی کو طلب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انڈین حکومت کا اس کیس پر کیا طرز عمل ہوگا, یا اس پر وہ کیا احتجاج کریں گی, اور کیا کوئی امریکی عدالت جو ہے کسی اور ملک میں ہونے والے کوئی بھی ہنگامی یا کوئی بھی ایسی مقدمے کا خود اپنی سماعت کر سکتی ہیں, یا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. عوام کی جو بہت بڑی عدالت ہے, بلکہ UNO کی جو بہت عالمی انصاف کی عدالت ہے, اس میں کہ نہیں. اب دیکھتے ہیں سونیا گاندھی اور انڈین حکومت, جو کہ کانگریس حکومت اس وقت موجود ہے انڈیا میں, برسر اقتدار ہے, وہ اس پر کیا سٹیپ لے گی. ممبئی کے علاقے اکولا میں مسلم محلے میں غنڈہ گردی کرنے پر کشیدگی, پولیس کی طرف سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری. اور لکھنؤ کی آل انڈیا حسینی فرنٹ کے مجلس عاملہ کے ہنگامی اجلاس میں مولانا ثقلین عابدی نے شام پر ممکنہ امریکی حملے کے خلاف احتجاج کیا ہے, اور انڈیا میں امریکی سفیر کو ایک خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو یہ لکھنؤ کی خبر تھی. کھیل کے میدان سے کچھ خبریں ہیں. پاکستان زمبابوے کا پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے, آج اس کا دوسرا دن. پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے اور زمبابوے کی جو بولنگ لائن تھی, اس کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ پاکستان پہلی اننگ میں کوئی 400-500 رنز بنائے گا, لیکن کل پاکستان کی 9 وکٹیں گر گئی تھی 249 رنز پہ, اور آج بغیر کسی رنز کے اضافے کے پوری ٹیم 249 رنز پہ آؤٹ ہو گئی ہے. اور زمبابوے کی آخری خبریں آنے تک 46 رنز پر ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. تو یہ ٹیسٹ میچ جو ہے کوئی ون سائیڈی ٹیسٹ میچ نہیں ہوگا. پاکستان کو کچھ نہ کچھ کر کے ہی وہ شاید زمبابوے جیتنے دے, ورنہ زمبابوے کی جو ٹیم ہے اپنے ملک میں ون ڈے بھی ایک میچ وہ جیتے ہیں, اور ٹیسٹ میچ میں بھی وہ ٹف ٹائم دیں گے.
کچھ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے خبر ہے کہ اگلے سال یعنی 2014 میں انگلینڈ میں وہ 5 ٹیسٹ میچ کھیلے گی اور اس کے علاوہ 5 ون ڈے اور 1 T20 میچ بھی کھیلے گی۔ 1959 کے بعد انڈیا کی ٹیم پہلی بار 5 ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے انگلینڈ آ رہی ہے۔ پچھلے بار دورہ انگلینڈ میں 2011 میں جو میچ ہوئے 4 میچز ہوئے تھے اس میں دھونی 11 کو 4-0 سے شکست ہوئی تھی۔ تو اگلے سال جو سمر سیزن ہے اس سال تو ایشیا سیریز ہوئی تھی، اگلے سال بھی ایشیا سے کوئی کم سیریز نہیں ہوگی۔ انڈیا اور انگلینڈ کے 5 ٹیسٹ میچز ہوں گے جس کا انتظار شائقین کو ضرور ہوگا۔ تو ناظرین اب یہ میرے پاس اتنی خبریں تھیں، خبروں کے بعد اب بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے آپ جانتے ہیں 4 ستمبر ورلڈ حجاب ڈے ہے، اس حوالے سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔